वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैंने इसमें आपकी 2 यूनिट कंप्लीट करा दी थी, थर्मोडायनेमिक्स में और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स सांख्यिकी। देखो, जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी एंड सेकंड यूनिट वो ऊष्मागतिकी पर रिलेटेड थी, और जो आपकी इसमें थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो किससे रिलेटेड है? सांख्यिकी से। तो ऊष्मागतिकी वाला पार्ट हो गया था, और ऊष्मागतिकी के बाद हमें सांख्यिकी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनको एक दूसरे के साथ रिलेटेड करके बुक बनाई गई है, पूरा हम समझेंगे इसमें। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखना कि थर्ड और फोर्थ यूनिट को मैं केवल यहाँ समझाऊंगा, क्योंकि नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे उनको अच्छे से। तो आपको केवल यहाँ पर समझना है, आराम से बैठकर नोट्स को रखकर आराम से आपको समझना है बस। ठीक है, लिखने का काम आपने पहले ही कर लिया है। तो अब समझते हैं ऊष्मागतिकी के अंदर हम कर क्या रहे थे। सर्वप्रथम हम सोचते हैं कि ऊष्मागतिकी के अंदर, ऊष्मागतिकी मतलब किसी भी निकाय को हम एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते थे हम किसमें? पीवी, टीएस इत्यादि में, यानी कि दाब, ताप, आयतन, एंट्रोपी इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों का हम अध्ययन करते थे। इन सभी को बोलते थे वहां पर बाह्य प्राचल, एक्सटर्नल पैरामीटर। ठीक है, कि किसी भी निकाय को हमने एनर्जी दी, और एनर्जी देने पर उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दाब में, ताप में, आयतन में, एंट्रोपी में, उनकी हम स्टडी करते थे ऊष्मागतिकी में। इसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सभी का यूज करते थे वहां पर। और उनका यूज करते हुए हमने किसके बारे में पढ़ा था? पूरा का पूरा ऊष्मागतिकी के बारे में, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में। अब आती है जरूरत कि हमें सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसको ऊष्मागतिकी के बाद यूज किया गया, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था dq इक्वल टू du प्लस के dw, कि किसी भी निकाय को दी जाने वाली जो ऊष्मा है वो दो रूपों में खर्च होती थी, एक तो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और एक उसके द्वारा किए गए कार्य में, यानी कि कार्य में परिवर्तन। समझना जरा बात को। इसी तरह से ऊष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ है वो था dq इक्वल टू TdS, dq इक्वल टू TdS। तो इनसे जरा हम एक चीज का निरीक्षण करते हैं कि सभी में डेरिवेटिव वाला साइन आ रहा है d, मतलब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को निकाल रहे हैं, बाह्य प्राचल को निकाल रहे हैं, तो वो बाह्य प्राचल में हम परिवर्तन को निकाल सकते हैं। ऊष्मागतिकी में हम केवल किसको निकाल सकते हैं? परिवर्तन को, कि कोई एक स्थिति है, कोई दूसरी स्थिति है, और दोनों स्थितियों के हम परिवर्तन को निकाल सकते हैं। यदि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें उसका Q ज्ञात करना है, S ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। किसके द्वारा? ऊष्मागतिकी के द्वारा हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको ऊष्मागतिकी नहीं बता सकती। केवल उसमें परिवर्तन क्या ही हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन ऊष्मागतिकी के अंदर। अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ी कि वहां पर सांख्यिकी, सांख्यिकी वर्ड से मतलब है संख्या, कि कणों की कितनी संख्या है, कणों की स्थिति और संवेग के बारे में, कि कणों की संख्या कितनी है एवं उनकी स्थिति एवं संवेग के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर ले, तो उन स्थिति और संवेग की जानकारी प्राप्त होने पर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऊष्मा, एंट्रोपी, दाब उनको निकाल सकते हैं। परिवर्तन ज्ञात करना है, ऊष्मागतिकी ठीक थी, लेकिन हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी बाह्य प्राचल को इवेल्यूट करना है, ज्ञात करना है, तो उसके लिए ऊष्मागतिकी फेल हो गई, तो उसके लिए हमें चाहिए स्थिति और संवेग। तो इसके लिए दो चीजें होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। पढ़ाई थी पहले भी, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। मतलब कोई भी एक निकाय है, उसका आप मोटे मोटे तौर पर ही स्टडी कर रहे हो, मतलब केवल दाब, ताप, आयतन, एंट्रोपी, इनका बाह्य रूप से ही हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, कि किसी भी निकाय को हमने एनर्जी दी, और उस एनर्जी को ग्रहण करके उसके दाब में होने वाले परिवर्तन, आयतन में होने वाले परिवर्तन, ताप में होने वाले परिवर्तन, या एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्थूल अवस्था, मैक्रो स्टेट। क्या कहलाएगी वो? मैक्रो स्टेट। लेकिन अगर हम थोड़ा और बारीकी से अध्ययन करें कि एक निकाय है, उसके अंतर्गत गैस भरी हुई है, और उस गैस के पार्टिकल्स की, प्रत्येक पार्टिकल्स की हम स्थिति और संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से अगर हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी माइक्रो स्टेट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज में कोई इंस्पेक्शन के लिए आया, ठीक है,
इंस्पेक्शन करने वाला जो आया है वो नॉर्मली बाहर से कॉलेज को देख के, हाँ भाई क्लास चल रही है, यहाँ बीए की बैठी हुई है, यहाँ बीएससी की बैठी हुई है, बीएससी की तीनों ईयर बैठी हुई है, इसी तरह से बीए की भी तीनों ईयर बैठी हुई है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बाहर से ही क्या कर लिया, निरीक्षण कर लिया उस चीज का, वो अंदर गहराई से जाकर उसका निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली स्थिति कौन सी कहलाएगी, स्थूल अवस्था। अब क्या है, वो इंस्पेक्शन वाले यदि प्रत्येक रूम में जाकर प्रत्येक बच्चे पर स्टडी करें, मतलब प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है, कितनी उसने स्टडी की है, उनकी कॉपी किताब सभी को चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं, मतलब हर चीज कि क्या बच्चे का रिकॉर्ड है, कितनी उसकी प्रेजेंट है, सब कुछ उसका अगर चेक किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, सूक्ष्म अवस्था। मतलब उसका चीज का हम कैसे स्टडी कर रहे हैं बारीकी से। तो जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स होगी, उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम केवल स्थूल अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पर कि भाई कोई भी निकाय है उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा हम उनके स्टडी कर रहे हैं। कणों की स्थिति क्या है, कणों का मोमेंटम क्या है, उनका गैस के पार्टिकल कितना संवेग रख रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी किसमें, स्थूल अवस्था में। तो उसके लिए जब कणों की स्थिति और संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो उस अवस्था को नाम देते हैं सूक्ष्म अवस्था। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं हो गई, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था का हमने स्टडी किया था ऊष्मागति में, और सूक्ष्म अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे हम सांख्यिकी में, लेकिन दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड करके। तो सांख्यिकी की हम परिभाषा दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रायिकताओं के सिद्धांत के आधार पर स्थूल अवस्था एवं सूक्ष्म अवस्था दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को हम क्या बोल देंगे, सांख्यिकी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत कणों की स्थिति और संवेग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको बोल देंगे हम सांख्यिकी। तो सांख्यिकी को नॉर्मली दो भागों में बांटा गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। किसमें, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। क्लासिकल एंड क्वांटम, हिंदी में बोले इसको बोलेंगे चिरसम्मत और इसको बोलेंगे क्वांटम सांख्यिकी। ठीक है, इस तरह से अपन ने सांख्यिकी को दो भागों में बांट दिया, क्लासिकल और क्वांटम। क्वांटम जो सांख्यिकी है वो दो प्रकार से होती है, एक तो गॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी, गॉस-आइंस्टीन जो सत्येंद्रनाथ बॉस हैं, इंडियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसको गॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है फर्मी-डिराक सांख्यिकी। कौन सी, फर्मी-डिराक सांख्यिकी। गॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक सांख्यिकी, इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है क्वांटम सांख्यिकी। जो आपकी यूनिट 4 बनेगी वो उसमें हम अध्ययन करेंगे क्वांटम सांख्यिकी का। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल सांख्यिकी का, यानी कि इसको नाम और देते हैं एक और, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स यानी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का हम स्टडी करेंगे, ये कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाएगी। फिर हम किसका यूज करेंगे, क्वांटम फिजिक्स का यूज करेंगे, और क्वांटम सांख्यिकी का यूज करते हुए हम उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर जाकर क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई, तब जाकर हमने क्वांटम फिजिक्स का यूज किया। पूरा देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। तो इस यूनिट के अंतर्गत हमें किसकी स्टडी करनी है, क्लासिकल की। क्लासिकल सांख्यिकी यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिकल। ठीक है, इसी तरह से इसको बोला जाता है बीई गॉस-आइंस्टीन, और इसको बोला जाएगा एफडी फर्मी-डिराक सांख्यिकी। तो यूनिट 4 और ये वाली है आपकी यूनिट 3। तो यूनिट 3 के अंतर्गत हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग करना है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि हम किसी भी निकाय के अंतर्गत गैस भरी हुई है, वो गैस कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रही होगी, तभी हम इस क्लासिकल फिजिक्स का हम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हमें किसका यूज करना होगा वहां पर, क्वांटम सांख्यिकी का, कि एक निकाय के अंतर्गत कोई भी गैस भरी हुई है, उस गैस की जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, उसकी स्थिति और संवेग के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए, ताकि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, किसी की भी वैल्यू हम क्या कर सकें, एवेल्यूट कर सकें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कंडीशंस हैं कुछ,
मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है उसकी सीमाएं हैं, लिमिट्स बोल सकते हैं उनको। तो वो सीमाएं क्या होंगी उनको देखते हैं। फर्स्ट जो लिमिट है कि एक निकाय के अंतर्गत गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं तो उसमें अणुओं के बीच की दूरी या परमाणुओं के बीच की जो दूरी है यानी कि स्मॉल डी, कि एक अणु ये है दूसरा अणु ये है, इनके बीच की जो दूरी है। अब जब अणु है या कण है या पार्टिकल है या फिर परमाणु है, जब भी गति करेगा तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। पढ़ा होगा आपने, जब भी कोई पार्टिकल गति करता है तो उसके साथ तरंग संबद्ध होती है। इसी तरह से जब कोई तरंग गति करती है तो उसकी कणीय प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जब कण गति कर रहा है तो उसकी तरंगीय प्रकृति होगी तो उसकी एक वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, जिसको बोलेंगे दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लैम्डा। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि अणुओं के या परमाणु के बीच की जो दूरी है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए उनके बीच जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो पार्टिकल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसकी तुलना में अणुओं के बीच की दूरी अगर बहुत अधिक है तब हम कौन सी सांख्यिकी का यूज कर सकते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का। जैसे कि एक निकाय के अंतर्गत N2 गैस भरी हुई है, साथ में O2 भी भरी हुई है, साथ में CO2 गैस भरी हुई है, तो सभी जो कण हैं गैस पार्टिकल्स हैं तो सभी कैसे हैं, समान हैं, इसलिए बोल सकते हैं इसको सर्वसम, सभी समान हैं। एवं जैसे N2 है, O2 है, CO2 है, उनमें हम विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, इसलिए ये केवल उन कणों पर ही लागू होगी जो सर्वसम है एवं कैसे हैं, विभेदी, मतलब सभी समान है, गैस पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन हम उनमें क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तब उन्हीं कणों के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का यूज करते हैं। तो इसके लिए डी है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्डा की तुलना में। सेकंड है इसमें आपने पढ़ा हुआ प्रायिकता वितरण फलन यानी कि प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ P ऑफ E इक्वल टू C e की पावर में माइनस के बीटा E, ये पढ़ाया था मैंने जब ऊष्मागतिकी का सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, सेकंड यूनिट पढ़ी थी, तो वहां पर आया था Pe इक्वल टू C e की पावर में माइनस के बीटा E, इस तरह से आ रहा था। तो ये था प्रायिकता वितरण फलन, जहां पर C की जो वैल्यू हुआ करती थी वो कितना हुआ करती थी, कांस्टेंट की, देख लेना आप, E की पावर में माइनस के बीटा E, इस तरह से समेशन ऑफ E की पावर में बीटा E इस तरह से हुआ करती थी। किसी भी आई स्टेट के लिए लिखें तो इस तरह से, और I का मान यहाँ पर 1 to इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से C की वैल्यू हुआ करती थी। तो सेकंड इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की सीमा क्या है कि किसी भी IV अवस्था में, जैसे कि कोई भी निकाय में गैस भरी हुई है, तो उसमें जो पार्टिकल हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी रख रहे होंगे और सभी पार्टिकल हैं वो सेम एनर्जी नहीं रख रहे होंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि एक निकाय है, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, ये सभी गैस पार्टिकल अलग अलग ऊर्जाएं रख रहे हैं, किसी की E1, E2, E3, E4, E5, E6, इस तरह से अलग अलग एनर्जी के साथ वो उस निकाय के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब हमने किसी भी आई भी जो एनर्जी रख रहे हैं, EI एनर्जी रख रहे हैं, तो EI एनर्जी के संगत पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल्स की वो कितनी होगी, C e की पावर में माइनस के बीटा EI, और C e की पावर में बीटा की वैल्यू यहाँ पर हुआ करती थी कितनी, EI by KT, कितनी, EI 1/KT, क्योंकि बीटा इक्वल टू कितना होता था, 1/KT निकाला था ये। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसी की संगत अगर हमें लिखना है किसी E1 स्टेट में कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, E1 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी C e की पावर में माइनस की, इसी को लिख देते हैं E1/KT, ठीक है। इसी तरह से Pe2 किसी E2 अवस्था में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, C e की पावर में माइनस के E2/KT, इस तरह से हो जाएगा। यहां से अगर हम निकालें इन दोनों का अनुपात Pe1/Pe2 कितना निकालें, Pe1/Pe2, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, E की पावर में माइनस के, ये प्लस में आ जाएगा, E2 माइनस के E1 में कितना हो जाएगा, KT। तो इसको अपन लिख सकते हैं E डेल्टा E में KT, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों की जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं कि जिस पार्टिकल्स की एनर्जी E1 है उनके संगत कणों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी P of E1, E2 के संगत पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
P ऑफ E2 जो कि ये है, ठीक है, और कांस्टेंट की C की वैल्यू वो हुआ करती थी 1 और 2, इन दोनों का भाग देकर हमने ये निकाला, तो यहाँ पर डेल्टा E अपॉन KT आया। अब यहाँ पर यदि दो कंडीशन है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, उसको देखते हैं। तो देखो केस फर्स्ट चेक करते हैं कि यदि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KT, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, कम ताप पर, यानी कि न्यून तापों पर अगर हम बात कर रहे हैं, किस पर, न्यून तापों पर, न्यून तापों पर अगर हम बात करें तो डेल्टा E का मान अधिक है KT की तुलना में, तो डेल्टा E अपॉन KT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा 1, यानी कि E की पावर में डेल्टा E अपॉन KT का मान भी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आ जाएगा 1, एम्प्लाइज करके लिख सकते हैं इसको। तब समीकरण इसको डाल दिया जैसे अपन ने 3, तो समीकरण 3 से डेल P ऑफ E1 अपॉन में P ऑफ E2 ये इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा 1, यानी कि अपन कह सकते हैं यहां से P ऑफ E1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा P ऑफ E2, यानी कि कोई भी निकाय है उसके अंतर्गत गैस के पार्टिकल्स हैं, सभी की एनर्जी, माना इस वाले क्षेत्र की जो एनर्जी E1 है, इस क्षेत्र की एनर्जी है E2 है, तो ये ध्यान रखना सभी जो पार्टिकल हैं सेम एनर्जी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सभी का वेग अलग अलग होगा। हमने पढ़ा था आणविक वेगों का वितरण, यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ा था आणविक वेगों का वितरण, तो सभी का वेग अलग है, तो सभी की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी, मतलब एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो इस निकाय की मान लिया, इस क्षेत्र की कितनी है, इस अल्पांश की E1, इस क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं उनकी E2 है, इस तरह से इसमें E3 है, इसमें E4 है, एंड सो ऑन, इस तरह से लगातार क्या है, कोई भी आई भी स्टेट है उसमें उनकी एनर्जी कितनी है EI। तो ध्यान से देखना, मतलब E1 स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है E2 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से बहुत अधिक है, ठीक है, मतलब ये वाली एनर्जी स्टेट लेवल है, जैसे कि E1 यहाँ पर है और E2 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों जो एनर्जी स्टेट है उनमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, मतलब ये कैसे है, क्वांटीकृत हैं, यानी कि विविक्त हैं, बराबर नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसकी तुलना में ये कह सकते हैं कि कैसे ऊर्जा स्तर होंगे, यहाँ पर विविक्त ऊर्जा स्तर होंगे, और इस स्थिति में हम क्लासिकल फिजिक्स का यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे यहाँ पर यूज क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। यहाँ पर देखिए सेकंड केस हम लेते हैं, इसमें देखना सेकंड केस को, P ऑफ E1, यदि यहाँ पर ये ले कि डेल्टा E इज वेरी वेरी लेस देन है KT की तुलना में, मतलब KT टेम्परेचर बहुत हाई है डेल्टा E की तुलना में, यानी किस पर बात कर रहे हैं, उच्च तापों पर। उच्च तापों पर अगर हम बात करें तो उच्च तापों के लिए देखो कितना हो जाएगा, P ऑफ, या इस तरह से लिख लेते हैं E की पावर में डेल्टा E अपॉन KT, देखो डेल्टा E अपॉन KT यहाँ पर कितना हो जाएगा, इज वेरी वेरी लेस देन 1, और जब भी E की पावर x का प्रसार आप कब कर सकते हो, जब मोड x लेस देन 1 हो, तो यहाँ पर x का काम ये क्वांटिटी कर रही है और ये लेस देन 1 है, तब हम इसका प्रसार कर सकते हैं, तो 1 प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा E अपॉन KT प्लस में x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलेगा इसमें, ठीक है, पूरा इस तरह से चलेगा। अब लेकिन डेल्टा E अपॉन KT का मान 1 की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसको भी नेग्लिजिबल कर दिया और इसको भी नेग्लिजिबल कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू लगभग कितनी आई, डेल्टा E अपॉन KT की जो वैल्यू है लगभग कितनी आ गई, 1 के बराबर, और E की पावर डेल्टा E अपॉन KT समीकरण 3 से कितने के बराबर है, P ऑफ E1 अपॉन में P ऑफ E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। दैट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि दोनों ऊर्जा अवस्थाओं में कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, मतलब दोनों ऊर्जा स्तर बहुत ही पास इस तरह से होंगे। ये यहाँ पर दो ही लिए हैं, इस तरह E1 E2 E3 E4 कुछ भी होंगे, वो बिल्कुल कैसे होंगे, सतत होंगे, और जब भी ऊर्जा स्तर सतत होंगे देन हम यूज करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, ठीक है। इस तरह से अपन
अपन ने कंडीशन देखी कि कब हमें क्लासिकल को यूज करना है, कब हमें क्वांटम को यूज करना है। तो क्लासिकल के लिए यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के लिए जो डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्डा की तुलना में, और साथ में प्रोबेबिलिटी दोनों के अगर बराबर है तब हम यूज करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और यदि ये वाली स्थिति है तब हम यूज करेंगे क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम दो टाइप से थी, बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी डिराक सांख्यिकी। उनको बांटा जाता है दोनों में, दोनों को जो बांटा गया है पृथक्करण यानी कि स्पिन के आधार पर, किस तरह से स्पिन होगी उसके आधार पर दो भागों में उनको डिवाइड किया गया है। उसको देखेंगे पूरा यूनिट 4 में। तो नोट्स में एक बार देखो, पूरा चेक करो लैंग्वेज को। सांख्यिकी हेडिंग कर रही है, उसमें देखो सांख्यिकी यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रायिकता के सिद्धांत के आधार पर स्थूल अवस्था एवं सूक्ष्म अवस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी कितने प्रकार से है? दो प्रकार की है, क्लासिकल और क्वांटम। पृथक्करण के आधार पर क्वांटम सांख्यिकी को दो भागों में बांटा गया है, बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक सांख्यिकी। चिरसम्मत सन्निकट की वैधता, मतलब क्लासिकल फिजिक्स को हम कब यूज कर सकते हैं, वैध कब है, कब वैलिड है, उसका हमें यूज करना है। तो देखो पढ़ो उसको। चिरसम्मत सांख्यिकी विभेदी एवं सर्वसम यानी सभी समान कण होंगे और विभेद कर सकते हैं, जैसे N2, O2, CO2 कुछ भी गैस होंगे तो उन गैस के पार्टिकल्स में हम अंतर तो कर सकते हैं, लेकिन सभी किसके पार्टिकल्स हैं? वो गैस के ही पार्टिकल हैं, इसलिए सभी समान हैं पर ही होती है तथा ये उच्च ताप पर ही लागू होती है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के लिए हमने जो सेकंड केस लिया था वो कौन सा वाला था? उच्च ताप। डेल्टा E की तुलना में टेम्परेचर कैसा था? हाई था। तो चिरसम्मत सन्निकट की वैधता निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। जो कणों के मध्य की औसत दूरी है स्मॉल d, कणों की संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए, d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। सेकंड केस है इसमें प्रोबेबिलिटी वाला, इसको पढ़ लेना, सेम ही है बिल्कुल। और इसमें फर्स्ट केस लिखा था डेल्टा E यानी कि न्यून ताप लिख देना, ब्रैकेट में लिख नहीं रहा है, लिख देना डेल्टा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन kT, उसके ब्रैकेट में लिख देना न्यून ताप। ठीक है, तो उस वाली स्थिति में हम कौन सी सांख्यिकी का यूज कर रहे थे? क्वांटम सांख्यिकी का। और सेकंड है डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन kT, तो उस स्थिति में अपन किसका यूज कर रहे हैं? क्लासिकल सांख्यिकी का। ठीक है, यहां तक ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।